गुड इवनिंग। लल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए आज का लेक्चर नंबर हमारा क्या है, 14 है। और देखिए, केला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। यदि आपको केला का उत्पादन देखना है कि सबसे ज़्यादा केला कहाँ पे अग्रणी राज्य कौन कौन, तो आंध्र प्रदेश में केला, उसके बाद महाराष्ट्र में भी केला मिल रहे हैं, फिर गुजरात में भी केला मिल रहे हैं, और फिर तमिलनाडु में भी केला मिल रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। तो वही पश्चिमी घाट से होते हुए लेकर के जो है दक्षिण भारत तक जाते जाते आपको केला उत्पादन में अग्रणी राज्य मिल जाएंगे। अब आते हैं बाजरा के अग्रणी उत्पादक राज्य। ये बाजरा के अग्रणी उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। बाजरा के अग्रणी राज्य सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाजरा होता है। बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बाबू? राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा। याद रखना कि बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में। आगे क्या कह रहा है? अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है बाबू? प्रकंद कहलाता है। जो मिट्टी में उगेगा और खाद्य संग्रहण करेगा उसको हम प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकंद। आगे हम देखेंगे मूंगफली, तिल, बाजरा की कृषि शुष्क। देखो क्या करें, मूंगफली ले लो, तिल ले लो, बाजरा की कृषि ले लो, शुष्क कृषि ले लो, क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। जो पूर्णतः वर्षा आधारित है। जो पूर्णतः किसके आधारित है बाबू? तो वर्षा आधारित है, ठीक है। 32 नंबर पे आपने देखा कि मूंगफली ले लो, तिल ले लो, बाजरा की कृषि वो शुष्क कृषि क्षेत्रों में कहाँ पे होता है बाबू? शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित है, ठीक है। किस पे आधारित होगा बाबू? वर्षा पे आधारित होगा। मूंगफली भी, तिल भी, बाजरा। आगे हम देखेंगे लोबिया, मूंग। किसके बारे में देख रहे हैं बाबू? लोबिया के बारे में देख रहे हैं। ये देखो लोबिया हो गए, ये मूंग हो गए, अरहर हो गए। इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद प्लस चारा एवं दलहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोबिया का, मूंग का, अरहर का खाद्य प्लस चारा एवं दलहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लोबिया, मूंग और अरहर का। आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जलवायु सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से अरुणाचल प्रदेश में जलवायु सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती संभव है। तो कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी जलवायु है ना कि वहाँ पे कम लागत लगाएंगे फिर भी आर्किड की विविध किस्में की खेती संभव हो पाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के आर्किड की जो किस्में होती हैं ना, उसका संभव हो पाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु इसके लिए, आर्किड के लिए सुलभ है। आगे क्या कह रहा है? आर्किड फूल की प्रजाति है। आर्किड क्या है बाबू? एक फूल की प्रजाति है आर्किड। आर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है। आर्किड स्टेट के बारे में कभी पूछे तो क्या होता है बाबू? अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। कह रहा है ग्वार, जिसको क्लस्टर बीन बोलते हैं, का प्रयोग सब्जी या पशु आहार के रूप में होता है। सब्जी के रूप में ले लो या तो पशु आहार के रूप में ले लो, ग्वार या क्लस्टर का प्रयोग होता है। अब इसके बीज से निर्मित गोंद सेल गैस के निर्माण में प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब कि ग्वार या क्लस्टर के बीज से जो निर्मित गोंद होता है, जो गोंद बनता है ना, ये सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है बाबू? सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल फिर फ्रैकिंग नामक तकनीक का प्रयोग होता है। कौन सा तकनीकी? तो हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग। हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। इसके लिए बाबू? ग्वार या क्लस्टर बीन का प्रयोग के लिए। पहले सब्जी या पशु आहार में के रूप में करते थे, उसके बाद में जो है सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने लगा, और जैसे ही सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने लगा, वैसे ही हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक तकनीकी का प्रयोग करके, ठीक है। आगे हम देखेंगे समुद्री मछली उत्पादक अग्रणी राज्य। तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर तमिलनाडु में।
सबसे ज़्यादा गुजरात में मछली पकड़ी जाती है। मोदी जी पहले समझ लो कि मोदी जी बहुत मछली खाते थे, तो गुजरात से ही मोदी जी हैं। समुद्री मछली उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। उसके बाद तमिलनाडु। अंतर्देशीय ताजे जल मछली उत्पादक अग्रणी राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। कहने का मतलब कि जो अंतर्देशीय ताजे जल मछली उत्पादक अग्रणी राज्य की बात पूछे तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। कुल मछली उत्पादक अग्रणी राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है? आंध्र प्रदेश आ रहा है। ठीक है, कुल मछली उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ठीक है, इतना जान लो। सब कुल मछली उत्पादक अग्रणी राज्य जब पूछे तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, फिर पश्चिम बंगाल में होता है, फिर गुजरात में होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सर्वोत्तम कपास रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सबसे उत्तम जो कपास रेशे की जो लंबाई होती है बाबू, वो 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सबसे उत्तम जो कपास रेशे की लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि भारत में 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है। तो भारत का जो कपास होगा ना, वो सबसे उत्तम तो होता नहीं है, तो उसकी लंबाई जो होगी, रेशे की लंबाई कपास रेशे की, और 2.5 सेंटीमीटर भारत की होगी। लेकिन जहाँ पे सबसे उत्तम कपास पाया जाएगा ना, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सेब के खाने वाले भाग में मीसोकार्प सम्मिलित होता है। तो सेब के खाने वाले भाग में क्या सम्मिलित होता है बाबू? तो मीसोकार्प सम्मिलित होता है। मीसोकार्प सम्मिलित होता है सेब के खाने वाले भाग में। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। सेब की भंडारण गुणवत्ता जो होती है किस कमी से घटती है? तो कैल्शियम की कमी से घट जाती है। ठीक है, सेब जहाँ भंडार किया जाता है उसकी गुणवत्ता यदि घटती है तो कैल्शियम की कमी से घटती है। आगे, लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी है। लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा बाबू? एक झारखंड होगा, दूसरा छत्तीसगढ़ होगा, तीसरा एमपी है। ठीक है, लाख के कीट ले लो, पलाश ले लो, बेर ले लो, कुसुम ले लो, आदि वृक्ष पर पाले जाते हैं। लाख के कीट कहाँ कहाँ पे पाले जाएंगे बाबू? एक पलाश पे, एक बेर पे, एक कुसुम पे। ये 3 वृक्ष लेंगे, पलाश का वृक्ष लेंगे, बेर का वृक्ष लेंगे, कुसुम का वृक्ष लेंगे। इसी पर हम लाख के कीट को पालते हैं। ठीक है, सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। वाह, 20% तो तेल पाए जाएंगे, 40% प्रोटीन पाया जाएगा सोयाबीन के बीज में। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जो रनर होते हैं, वो जो है सोयाबीन का बीज खाते हैं। तो आप भी सोयाबीन का बीज खाएंगे तो उसमें 40% प्रोटीन मिलेगा और 20% तेल भी मिलेगा। चावल का उत्पादन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि चावल पूछेंगे तो जैसे चाइना, सबसे चावल नंबर 1 कहाँ पे हो रहा है? चाइना में। दूसरा नंबर भारत में, तीसरा नंबर बांग्लादेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में फल उत्पादक अग्रणी राज्य सबसे ज़्यादा चाइना है और उसके बाद भारत है। अब आप सोचो, चावल के उत्पादन में नंबर 1 चाइना है, फल के उत्पादन में नंबर 1 चाइना है, सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 चाइना है। ठीक है, भारत दूसरे नंबर पे आ रहे हैं सब में। भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश फल बढ़िया उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश, उसका महाराष्ट्र भी फल उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश भी फल उत्पादन करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन भारत के राज्यों में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? आंध्र प्रदेश में हो रहा है, फिर महाराष्ट्र में हो रहा है, फिर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देखो, भारत विश्व में आम ले लो, केला, पपीता, नींबू जैसे फलों का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, भारत विश्व में आम का, केला का, पपीता का और नींबू का फलों का अग्रणी उत्पादक राज्य है। फसल देख लेंगे और मौसम देख लेंगे। सूरजमुखी सभी मौसम में आप लगा सकते हो। सूरजमुखी का पौधा लगाना है आपको तो सभी मौसम में आप लगा सकते हैं। खरबूजा, ये जो होते हैं जायद की फसल है। खरबूजा किसकी फसल है बाबू? तो जायद की फसल है, गर्मी के मौसम में ही। कपास जो होता है ये खरीफ का फसल है, इसको वर्षा ज़्यादा चाहिए तो वर्षा के मौसम में ही कपास बोया जाता है। अलसी देखेंगे, अलसी ये रबी की फसल है और सर्दी के समय में बोई जाती है। ठीक है, तो सोचो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी ध्यान देंगे तो गलतियाँ सुधर जाएंगी आपकी। अलसी जो होता है रबी की फसल है, सर्दी के मौसम में। जल संरक्षण में सहायक कृषि विधियाँ क्या है? ठीक है, देखते हैं।
भूमि की कम या शून्य जुताई करेंगे, ठीक है। खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग कर लेंगे, पहले भी बता दिए हैं आपको। फसल अवशेष को खेत में छोड़ना, आप फसल अवशेष को खेत में छोड़ देंगे तो जल संरक्षण में सहायक कृषि विधियाँ हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, अनाव ए शाही आदि अंगूर की प्रजाति है। अब जब कभी आप अंगूर लेने जाओ दुकान पे ना, तो कहो ये सुल्ताना को दो मुझे, गुलाबी को दो, काली चंपा की प्रजाति अंगूर चाहिए हमको, अनाब ए शाही की प्रजाति की अंगूर चाहिए। तो आपको किस प्रजाति की अंगूर चाहिए दुकान वाले से मांगो। जो छोटे छोटे दुकान वाले तो नहीं रखे रहेंगे, लेकिन बड़े दुकानदार पे आप जाओगे तो सुल्ताना सुल्ताना प्रजाति की कौन से अंगूर है, गुलाबी प्रजाति की कौन से अंगूर है, काली चंपा प्रजाति की कौन से अंगूर है, अनाब ए शाही प्रजाति की कौन से अंगूर है, उसको जो है मांगो दुकान वाले से, वो देगा। आगे देखेंगे फसल। अब फसल और खरपतवार, किस फसल में कौन से खरपतवार होते हैं तो उसके बारे में हमें देखना है। गेहूं में जो खरपतवार देखने को मिलेगा फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर खरपतवार कहाँ मिला जाता है बाबू, गेहूं में। क्योंकि गेहूं में ना एकदम पूरा प्लेन कर दिया जाता है गेहूं को, आराम से फरुही से लुढ़वी बनाई जाती है उसमें गेहूं में। तो फ्लेरिस एकदम प्लेन फ्लेस कर दिया जाता, मतलब एकदम मस्त कर दिया जाता। तो फ्लेरिस माइनर की जब भी बात आए, कहाँ का खरपतवार है बाबू, गेहूं का है। मटर का खरपतवार देखेंगे तो प्याजी, मटर का खरपतवार क्या है, प्याजी। तो प्याज मटर नमक लेके बैठ के आराम से खा लो। तो ऐसे याद रखना, मटर का खरपतवार किस नाम से जाना जाता है, प्याजी। बरसिम, बरसिम बरसिम का जो खरपतवार है कासनी के नाम से जाना जाता है। लोग बरसिम बोते हैं ना, तो उसमें खरपतवार एक कासनी के नाम से, कभी कभी आप बरसिम बो दो, उसमें खरपतवार एक मिलता है कासनी, क्या बोलते हैं, कासनी। सरसों, सरसों का खरपतवार है बथुआ, बाप रे बाप, जितना सरसों, सोचो जितना सरसों पोषक नहीं होता उसका खरपतवार बथुआ में पोषक पदार्थ मिलता है। बथुई की रोज पूरी खाते हैं, बथुई की लोग सब्जी खाते हैं, ठीक है, आप भी खाया करो, ये बहुत ही हेल्दी है, उसमें आयरन मिलते हैं आपको। आगे हम देखेंगे फसल और प्रजाति। सरसों फसल की जो प्रजाति है वरुणा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा हुआ है। चाहे आप बीसीएस के एग्ज़ाम में ले लो, चाहे आईएएस के एग्ज़ाम में ले लो, चाहे जो यूपीएससी किस भी एग्ज़ाम कराती है, लेकिन ये पूछते क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। सरसों की प्रजाति वरुणा। मटर, मटर की जो प्रजाति है ये रचना, मटर की प्रजाति रचना है। एक मटर की प्रजाति सपना भी है, याद रखना, ठीक है। मटर की प्रजाति एक रचना है और दूसरा सपना है। अलसी की प्रजाति नीलम है। नीलम बहुत आलसी लड़की है। नीलम कैसी लड़की है बाबू, बहुत आलसी लड़की है, तो अलसी की प्रजाति नीलम है। चना की प्रजाति राधे। अब जो चने खाने वाला आदमी है, चने से बॉडी बनाता है तो राधे राधे जपता है। जो मीट मुर्गा मांस से खा अपनी बॉडी बनाता है वो राधे राधे नहीं जपेगा। याद रखना कि राधे राधे बंदा वही जपेगा जो चना चना खाएगा। तो कहने का मतलब कि चने की प्रजाति राधे राधे है। चने की प्रजाति कौन सी है, राधे राधे है। आगे हम देखते हैं नाबी। नाबी यमजी गेहूं की किस्म है, यह रंगीन गेहूं है। अब नाबी यमजी की, अब देखो इस बार यदि मैं गेहूं खेत में अपने बोऊंगा ना, मैं क्या करूंगा, नाबी यमजी की गेहूं लाऊंगा। ये जो है रंगीन गेहूं है। कैसा गेहूं है बाबू, रंगीन है। 3 रंगों में होता है ये नाबी एमजी गेहूँ। एक काला रंग की होती है, एक नीला रंग की होती है, एक बैंगनी रंग की होती है, ठीक है। काला, नीला और बैंगनी, मतलब पूरा डिफरेंट है गेहूं के कलर से भाई, नाबी एमजी गेहूँ, ठीक है। तो इस बार हम ये नाबी एमजी गेहूँ ही बोएंगे। काला, नीला, बैंगनी रंग का होगा, एक खेत में काला रंग का, एक खेत में नीला रंग का, एक खेत में बैंगनी रंग का। हम एक ही इस किस्म का गेहूँ बोएंगे जरूर, ठीक है। आगे हम देखेंगे मक्का। मक्का के बारे में देखेंगे तो नर मंजरी निकलना, तो मक्का से नर मंजरी निकलता है। मूंगफली से खूंटी बनता है। मक्का से हम नर मंजरी निकलना, ठीक है, और मूंगफली से खूंटी बनना। मूंगफली से क्या बनता है बाबू, खूंटी बनता है। तंबाकू में शीर्ष कर्तन होता है। तंबाकू यदि अब कहीं पर खेती हो रही है तो उसका शीर्ष कर्तन होता है। अभी अभी हरियाणा राज्य ने तंबाकू को बैन किया है। आप थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए। हमारा डेली ऑडियो लेक्चर, डेली वीडियो लेक्चर जाता है। आप सारे करंट अफेयर्स को ध्यान से देखिए, बहुत ही एनिमेटेड होते हैं, बहुत ही मेहनत करके बनते हैं वो, और उसको आप देखिए। शॉर्ट्स में वीडियो जाते हैं हमारे। और इस पर एक टॉपिक मैंने बना के भेजे है तंबाकू पर। गन्ना, गन्ना देखेंगे तो गन्ना किल्ले निकलना।
गन्ना से जो उसका जो बच जाता है, किल्ले निकला हुआ था, किल्ले निकला हुआ था, क्या वो निकला होता है, किल्ले निकला हुआ था गन्ना में। ठीक है। तंबाकू में शीर्ष कर्तन होता है, मूंगफली से खूंटी बन जाता है, और मक्का में नर मंजरी निकलता है। क्या निकलता है? नर मंजरी। ठीक है। आगे हम देखेंगे, भारत में मेंथा तेल, भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 100% योगदान है। भारत में मेंथा का तेल उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश 100% मेंथा का तेल उत्पादन कर लेता है। ठीक है। तो मेंथा का तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश 100% है। आप सोचो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा पावरफुल है, मेंथा उत्पादन करता है अकेले 100%। फसल और रोग की बात देखेंगे, धान में कौन सी रोग होते हैं? तो खैरा रोग मैंने कल ही बता दिए थे। फाल्स स्मट रोग भी ये धान में पाए जाते हैं। ठीक है। तो खैरा रोग और फाल्स स्मट रोग कहाँ पे देखने को मिलेंगे बाबू? तो आपको कहाँ मिलेंगे? धान में मिलेंगे। सरसों में सफ़ेद गेरुई रोग लगता है। सरसों में कभी कभी देखोगे, किसान जो बंदा किसान घर से होगा वो देखेगा कि सरसों में सफ़ेद गेरुई रोग होता है। कभी कभी सरसों में देखो सफ़ेद गेरुई रोग लग जाता है। बाजरा, बाजरा में कंडुआ रोग बोलते हैं, बाजरा कड़ुआ जाता है बेचारा, बाजरा कड़ुआ जाएगा, कंडुआ रोग लग जाएगा। कौन सा रोग लग जाता है बाबू? कंडुआ रोग लग जाता है बाजरा में। मूंगफली टीका, तो मूंगफली में टीका लग जाता है। तो कहने का मतलब मूंगफली में जो रोग होता है वो टीका रोग होता है। कौन सा रोग होता है बाबू? टीका रोग होता है मूंगफली में। मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टीका रोग होता है। गेहूं में भी गेरुई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गेहूं में भी गेरुई रोग होता है। याद रखना, गेहूं में कौन सा रोग होगा? गेरुई रोग होगा। आलू में अंगैती रोग होगा और झुलसी रोग होगा। आलू में कौन कौन से होता है? अंगैती और झुलसा रोग की बात करेंगे तो आलू में हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लो, आलू में अंगैती और झुलसा रोग होगा, गेहूं में गिरुई रंग होगा, मूंगफली में टीका, बाजरा में कंडुआ, सरसों में सफ़ेद गिरुई, धान में खैरा, फाल्स स्मट। ठीक है। आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सब। भारत में जैविक कृषि की बात करेंगे, तो भारत में जैविक कृषि की बात करेंगे आगे। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन संचालित है। ठीक है। तो भारत में जैविक कृषि जो है किसके अधीन है? तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है भारत में जैविक कृषि। ठीक है। तो ये जो NPOP है, इसके क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है ना, उसका जो है सचिवालय के रूप में एपेडा काम करता है। ठीक है। एपेडा सचिवालय के रूप में काम करता है। आगे हम देखेंगे 2016 में सिक्किम पहला जैविक राज्य घोषित हुआ था। 2016 में सिक्किम जो है बाबू पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। कौन घोषित किया गया? सिक्किम को पहला जैविक राज्य घोषित किया गया 2016 में। दूसरा जो है लक्षद्वीप जैविक यूनियन टेरेटरी है। कहने का मतलब है कि पहला जैविक राज्य पूछे तो 2016 में सिक्किम, और पहला यूनियन टेरेटरी पूछे तो कहना दूसरा लक्षद्वीप जैविक यूनियन टेरेटरी है। ठीक है। लक्षद्वीप भी जो है जैविक यूनियन टेरेटरी है। आगे हम देखेंगे 22 नंबर का पशुपालन। पशुपालन देखेंगे तो मवेशियों में अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, मध्य प्रदेश देख लो। सबसे ज़्यादा मवेशियाँ या पशुपालन में पश्चिम बंगाल ज़्यादा पालता है। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश वाले भी बढ़िया मवेशी पालते हैं, फिर मध्य प्रदेश वाले भी पालते हैं। कुल पशुधन लाइव स्टॉक में अग्रणी राज्य यदि देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, कुल पशुधन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, राजस्थान नंबर 2 है और मध्य प्रदेश नंबर 3 है। मवेशी की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब कुल पशुधन लाइव स्टॉक की बात करें अग्रणी राज्य तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है पशुधन पे, और राजस्थान दूसरा नंबर पे, और उसके बाद मध्य प्रदेश है। ठीक है। आगे हम देखेंगे विश्व में कुल पशुधन में अग्रणी देश भारत नंबर 1 है, ब्राज़ील नंबर 2 है, और पशुधन में भारत नंबर 1 है। पशुधन में भारत जो है नंबर 1 है, ब्राज़ील नंबर 2 है, चाइना नंबर 3 पे चला गया पशुओं के मामले में। राजस्थान की प्रमुख मवेशी नस्ल कौन कौन है?
राजस्थान में जो मवेशियाँ पाई जाती हैं ना, उसकी नस्ल होती है, किस नस्ल की पाई जाती हैं बाबू? थार पारकर नस्ल की एक मवेशी राजस्थान में, राठी नस्ल की एक मवेशी और मेवाती नस्ल की। तो जबकि हल्लीकार जो है कर्नाटक की है। हल्लीकर कहाँ की है? कर्नाटक की है। हाँ, हल्लीकर यदि कोई पूछे कि मवेशी की क्या है एक नस्ल है हल्लीकर, कहाँ पाई जाएगी? कर्नाटक में। लेकिन राजस्थान की बात करें, थारपारकर, राठी और मेवाती, ये मवेशी की नस्ल है राजस्थान की है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी जमुनापरी है, जो 2.5 से 3 लीटर की देती है। यदि हम अपने घर में बकरी पालेंगे, जो भी पाल भैया हैं या जो भी बंदा हो, यदि आप बकरी पालना चाहते हो तो जमुना बकरी को पालो, 2.5 से 3 लीटर दूध देगी। भैंस के बराबर दूध देती है, 2.5 से 3 लीटर दूध देती है। कौन सी? जमुनापरी। जमुनापरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है ये। साहीवाल गाय की प्रजाति जो अधिक दूध देती है। तो गाय यदि आप पाल रहे हैं तो साहीवाल गाय की प्रजाति पालिए और अधिक दूध देगी। कौन सी देगी? अधिक दूध देती है। आगे, दुग्ध उत्पादन अग्रणी देश कौन है? भारत नंबर 1 दूध का उत्पादन करता है, उसके बाद अमेरिका भी दूध का उत्पादन करता है। सोचो, दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 है। तो भारत नंबर 1। आगे देखेंगे हम। ठीक है। आगे, दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादक राज्य देखेंगे भारत में, तो राजस्थान 15.05% दूध उत्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश 14.93%। मतलब राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है भाई। राजस्थान कभी ऊपर, उत्तर प्रदेश नीचे। तो कहने का मतलब कि भारत में यदि दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे हो रहा है? यूपी में हो रहा है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन वितरण से है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध के उत्पादन से और डिस्ट्रीब्यूशन से है बाबू, इतना याद रखना। पशु और नस्ल, तो कहने का मतलब है कि जो गाय पशु है, इसकी नस्ल देवनी है। तो गाय देवी होती तो याद रखना कि देवनी नस्ल गाय की होगी। बकरी, अब ब से बकरी, ब से बरबरी, बकरी बड़बड़ाती रहे तो बरबरी बरबरी, तो ये बरबरी जो नस्ल देखने को मिलती है वो बकरी की है। अब भैंस, अब भैंस क्या होता है? सावन भादो में बहुत चराने जाते हैं लोग, भैंस लेकर के सावन भादो में हम लोग चराने जाते थे, बहुत भागती थी। भदावरी, क्या बोलेंगे? भैंस की प्रजाति क्या है बाबू? भदावरी। भैंस की प्रजाति क्या है? भदावरी। गाय की जो प्रजाति है गिर ना, ये क्या है? गिर। तो गाय की 2 प्रजाति देख लिया, एक देवनी एक गिर ना। तो भाई देवी देवी देवता हैं, तो जब देवी देवता के तो लोग पैर पैर मतलब कि झुक करके पैर में नमस्ते करते हैं, गिरते हैं। ठीक है। तो याद रखना कि गाय की जो प्रजाति है एक देवनी और दूसरा गिर है। ठीक है। बकरी का बरबरी है, भैंस का भदावरी है, गाय का देवनी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं खनिज संसाधन। किसके बारे में आते हैं बाबू? खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज योग्य रॉक तंत्र है धारवाड़ तंत्र। भारत में यदि कभी आप सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र के देखेंगे चट्टाने, धारवाड़ तंत्र की जो चट्टाने हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण खनिज पाया जाएगा, अत्यधिक धात्विक है। जिसमें धारवाड़ के चट्टानों में क्या क्या मिलते हैं? हमको सोना भी देखने को मिलेगा, लोहा भी, मैंगनीज भी धारवाड़ के चट्टानों में मिलेगा, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। धारवाड़ के तंत्र में हमको क्या क्या मिल जाएंगे बाबू? सोना भी मिलेगा, लोहा भी मिलेगा, मैंगनीज भी मिलेगा, अभ्रक भी मिलेगा धारवाड़ के तंत्र में, कोबाल्ट, क्रोमियम भी मिलेगा धारवाड़ के तंत्र में, तांबा और टंगस्टन भी धारवाड़ के तंत्र में मिलेगा, सीसा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं आपको। ठीक है। आगे चलो, आगे क्या बातें कही जा रही है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? छोटा नागपुर के पठार को जब जाएंगे तो कहेंगे भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार है ये छोटा नागपुर। आगे, इसीलिए इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसलिए इसलिए छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसा रूर प्रदेश इसलिए नाम पड़ा कि जर्मनी में एक रूर नदी है। ठीक है। और वहीं पे भी बहुत खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जो है इसे रूर प्रदेश का नाम दिया गया। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का। विंध्य के शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। चूना पत्थर किसका आधार है बाबू? सीमेंट उद्योग का आधार है। किसका आधार है? तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है।
ठीक है। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो क्या क्या, बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर का। ठीक है, तो जो विंध्य शैल होगी उसमें बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार पाए जाएंगे, याद रखना। और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। ठीक है, यदि बिना चूना पत्थर के सीमेंट उद्योग संभव नहीं है। भारत जब दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा और दंडकारण्य के पठार में। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार में चले जाओ, उड़ीसा का पठार चले जाओ, दंडकारण्य के पठार चले जाओ, जो कि दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। यहाँ पे खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे खनिज संसाधनों की संपन्नता की दृष्टि से कर्नाटक अग्रणी राज्य है। अच्छा, खनिज संसाधनों की संपन्नता की दृष्टि से कर्नाटक भी अग्रणी राज्य है, राज्य में पूछे तो। जबकि खनिज उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य पूछे तो उत्पादन में तो उड़ीसा नंबर 1 है, जो कि 47% खनिज का उत्पादन कर रहा है, लेकिन संपन्नता है उसके पास, लेकिन उत्पादन नहीं कर रहा है। कर्नाटक के पास खनिज संसाधन है, अग्रणी राज्य है उत्पादन, मतलब कि संपन्नता में, लेकिन उत्पादन नहीं कर रहा है कर्नाटक। लेकिन उड़ीसा के पास है भी और उत्पादन भी कर रहा है। तो अकेले 47% जो है खनिज का उत्पादन करता है उड़ीसा। कितने नंबर बाबू? अकेले 47%। फिर आता है छत्तीसगढ़ 16%, फिर कर्नाटक 4%। ठीक है, ये जो है खनिज उत्पादन की दृष्टि से आते हैं। ठीक, लेकिन कर्नाटक में अग्रणी राज्य है, लेकिन संपन्नता है वहाँ पे खनिज, लेकिन उत्पादन नहीं कर रहा है। उड़ीसा के पास है भी, उत्पादन भी कर रहा है, तो नंबर 1 47% उड़ीसा कर रहा है उत्पादन। आगे हम देखेंगे खान मंत्रालय की रिपोर्ट 2022-21 के अनुसार भारत में 95 खनिजों का उत्पादन किया जाता है। 2022-21 में एक रिपोर्ट आई थी, 21-22 में, कि भैया खान मंत्रालय की रिपोर्ट आया था, कह रहा 95 खनिजों का उत्पादन भारत में किया जाता है। 4 ईंधन, 10 धात्विक खनिज हैं, 13 गैर धात्विक खनिज हैं और 3 परमाणु है और 55 लौह खनिज हैं। ठीक है, समझे? 4 ईंधन के और 10 धात्विक और 13 गैर धात्विक खनिज है, 3 परमाणु खनिज है और 55 लौह खनिज है। आगे देखेंगे चांदी जो होता है सामान्यतः सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। चांदी सीसा के रूप में पाई जाएगी, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। चांदी जहाँ पे पाई जाएगी सीसा के साथ, जस्ता के साथ, तांबा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है बेचारी चांदी। लौह अयस्क भंडार धारवाड़ में देखने को मिलेंगे। लौह अयस्क भंडार कहाँ पे देख लेंगे? धारवाड़ में देखने को मिलेंगे। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सी खनिज पाया जाती है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान का एक जो है क्षेत्र है नाथरा की पाल। क्या क्षेत्र है बाबू? नाथरा की पाल क्षेत्र है। यदि आप यहाँ पे जाओगे ना तो लौह अयस्क का भंडार देखने को मिलेगा। किसका भंडार देखने को मिलेगा? लौह अयस्क का भंडार। तो नाथरा की पाल क्षेत्र राजस्थान में है, लौह अयस्क का भंडार क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, आगे देखो वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार देखना था, तो लौह अयस्क उत्पादक अग्रणी राज्य देखेंगे तो उड़ीसा 59, लगभग 59-60% लगे, अकेले उड़ीसा उत्पादन कर दे रहा है, सोचो। और दूसरे राज्य देखो कितने पे आ रहे हैं, 14, 12, 10। तो उड़ीसा 60% अकेले लोहा का उत्पादन कर दिया, बाप रे बाप, सोचो। छत्तीसगढ़ लगभग 14% मान लो, कर्नाटक 12% और 10% झारखंड मान लो। तो उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड लौह के उत्पादन में अग्रणी राज्य। लौह अयस्क संपन्न भंडारण अग्रणी राज्य जो है। अच्छा, संपन्न की बात करेंगे तो देखो संपन्न अलग होता है और भंडारण अलग। संपन्न या भंडारण अलग होता है, लेकिन उत्पादन अलग होता है। संपन्न में लोहा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है भैया। कहाँ पे? लोहा कर्नाटक में है, उड़ीसा में उसके बाद में है, फिर झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है लोहा। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला लोहा उड़ीसा है, लगभग 60% अकेले कर देता है। ठीक है, और कर्नाटक कितना कर रहा है? 12%, लेकिन इसके पास संपन्नता अधिक है। ठीक है, आगे हम देखेंगे लौह अयस्क भारत में 2 प्रकार के मिलते हैं, एक हेमेटाइट मिलता है, एक मैग्नेटाइट मिलता है। लौह अयस्क भारत में 2 प्रकार के मिलते हैं, एक हेमेटाइट मिलता है और एक मैग्नेटाइट। हाँ, कुल मिला के याद रखना हेमा। तो हमारे पास जो लोहा के 2 प्रकार हैं, एक हेमा, याद रखना नाम, हे से हेमेटाइट और मैं से मैग्नेटाइट। ठीक है, 2 प्रकार के लोहे भारत में पाए जाते हैं।
और हेमेटाइट भंडार देखेंगे तो उड़ीसा में पाया जाएगा, झारखंड में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। हेमेटाइट लोहे का भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, लगभग पूर्वी और मध्य भारत में आपको देखने को मिलेंगे हेमेटाइट भंडार। अब मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में कर्नाटक नंबर 1 पे है। मैग्नेटाइट लोहे का भंडार सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में ना। तो ये पश्चिमी घाट से होते हुए थोड़ा दक्षिण भारत में जाएगा। तो मैग्नेटाइट का भंडार आप देख लो तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। लेकिन हेमेटाइट की बात करें पूर्वी भारत, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ देख लो, पूर्वी मध्य भारत। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में है, और नोआमुंडी, सिंहभूम ये सब कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू? झारखंड। दोनों लौह अयस्क की खान हैं, और चिड़िया खान भी सिंहभूम में है। चिड़िया खान भी कहाँ पे देखने को मिलेगा? चिड़िया खान, चिड़िया खान कहाँ देखने को मिलेगा? सिंहभूम, झारखंड में देखने को मिलेगा। याद रखना आप, कुद्रेमुख खान कहाँ की है? कर्नाटक की है। नोआमुंडी और सिंहभूम झारखंड, ये सब झारखंड में है, और दोनों लौह अयस्क की खान हैं। और चिड़िया खान भी सिंहभूम में ही है, जो कि लौह अयस्क की खान है। ठीक है, और झारखंड में है। आगे भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो भारत में लौह अयस्क के उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र में देखेंगे, पूर्वी भारत में देखेंगे झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ मैंने बताया था, तो एमपी तो रहेगा ही रहेगा, महाराष्ट्र भी ले लो आप। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और गोवा को देख लो, हाँ, लौह अयस्क के लिए। अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, केरल, गुजरात, हरियाणा, वेस्ट बंगाल में भी लोहा पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे खनिज प्रमुख देश। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने मिलेगा? उत्पादक और प्लस भंडार के क्षेत्र में तांबा चिली है। तांबा सबसे प्रमुख देश क्या है? चिली। वहाँ पे उत्पादक भी होता है और भंडारण भी होता है। अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में इसका भंडारण है, अभ्रक का। अभ्रक का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? भारत में देखने को मिलेगा। चांदी जो है मैक्सिको, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ हो रहा है बाबू? मैक्सिको। मैक्सिको में हम जाएंगे, चांदी थोड़ा सस्ता के शायद मिल जाए हम लोगों को। ठीक है, लौह अयस्क की बात करेंगे सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, उत्पादन और प्लस भंडारण दोनों। बाप रे, ऑस्ट्रेलिया में देखो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्पादन और भंडारण में दोनों में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेलाडिला खान है और छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। बेलाडिला खान जो होता है छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तो कोई पूछ ले कि बेलाडिला खान में किस लौह अयस्क का खनन किया जाएगा बाबू? तो हेमेटाइट का। हाँ, और बर्धा का नथुआ जो टाइट रखेंगे, जो बैल होता है ना, उसका जो नथ होती है उसकी टाइट रखेंगे जब, तब जाकर के उसको जिधर चाहो उधर घुमा लोगे। ऐसे याद रखना कि बेलाडिला खान लौह अयस्क किसके लिए? हेमेटाइट के लिए जाना जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला, मैग्नेटाइट कम गुणवत्ता वाला। अब हेमा जी जो हैं इसकी गुणवत्ता बढ़िया है। तो हेमेटाइट जो लोहा है उसकी गुणवत्ता बढ़िया, उच्च गुणवत्ता वाला लोहा है। मैग्नेटाइट जो है कम गुणवत्ता वाला लोहा है। जो बंदा मैं मतलब जिसके अंदर गुरूर हो जाता है, मैं आ जाता है, वो कम गुणवत्ता वाला हो जाता है इसके। और जो हेमेटाइट है उच्च गुणवत्ता वाला राज्य है। यह खान सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। कहने का मतलब है कि बेलाडिला की जो खान है सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित कर विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। कहने का मतलब बेलाडिला खान से हेमेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन करेंगे हम। उत्पादन करने के बाद में ये मशीनीकृत खान है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह से हम कहाँ निर्यात करते हैं बाबू? हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ निर्यात करते हैं? जापान को निर्यात करते हैं। ठीक है, कहाँ निर्यात करेंगे? जापान को निर्यात करेंगे। आगे देखेंगे लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो कहने का मतलब कि भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 ब्राज़ील है। ठीक है, तो भारत में लोहा उत्पादन में कितने नंबर पे बाबू? चौथे नंबर पे। ठीक है, पहला नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे ब्राज़ील है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।